हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन चैप्टर पार्ट 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल्स अबाउट रेस्पिरेशन बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियाज, प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में किस तरीके से ये डिफरेंट है। देन बेटा हमने करा था कि रेस्पिरेशन कितने तरीके के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक को हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल लैक ऑफ ऑक्सीजन में। नाउ हमने ये देखा था कि सभी ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस तो कॉमन होता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी बनाना। ग्लूकोज से एनर्जी बनती है किस फॉर्म में? फाइनली बेटा ये पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। नाउ पायरोवेट कह लो चाहे पायरोविक एसिड कह लो। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पायरोविक एसिड है इसको फर्दर या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, या तो अल्कोहल बन रहा है, या बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। बस उनका एटीपी जितना बनना था बन गया, 2 एटीपी वहां पे मिला, इससे ज्यादा एटीपी और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। नाउ व्हाट अबाउट द एरोबिक ऑर्गेनिज्म, व्हाट अबाउट द प्लांट्स, व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट एनिमल्स। हमें तो बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है और ये सारी एनर्जी बनती भी बिल्कुल है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्दर स्टेप आगे होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने लिंक रिएक्शन तक पढ़ लिया था, आज बेटा क्रेब्स साइकिल से हमें स्टार्ट करना है। सो नाउ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, दिस इज कंप्लीटेड। एरोबिक रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक और छोटा छोटा टॉपिक है विच इज द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो ये भी बेटा आज सब अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे मेरी क्लास को पहले देख रहे हैं, एक बार झट से मैं उन्हें बता दूं, बेटा आई एम शिवांगी शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। और अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज बच्चे उन क्लासेस को देखेंगे और अपने नोट्स को बेहतरीन बनाएंगे। दीज नोट्स आर more than enough for your board exam 11th as well as for your NEET exam। तो चलिए बच्चे क्लास को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक 1 मिनट में रिवीजन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सो देखिए भाई, हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ये चेंज होता है इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड। सो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड मिलते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि जो ये प्रोसेस है ये 2 बार होता है, एंड दिस प्रोसेस इज ग्लाइकोलिसिस। सो ये साइकिल ट्वाइस होगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज यहाँ पे हमें क्या देखना है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे ये भी हटा देती हूं, क्योंकि एक ही ग्लूकोज 2 पायरोवेट में बनता है, ट्वाइस नहीं लिखेंगे, वो हम क्रेब्स साइकिल में लिखेंगे। तो अब आपको 2 पायरोविक एसिड मिल गया। इस प्रोसेस में हमको और क्या क्या मिलता है, तो ऑब्वियसली हम एटीपी के लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे एनर्जी मिलती है, यस और नो। तो एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलकर के एटीपी बनाते हैं। एंड कितने एटीपी मिलते हैं बच्चे? 2 एटीपी मिलते हैं। तो वैसे तो 4 एटीपी मिलते हैं, लेकिन 2 एटीपी यूज भी हो जाते हैं, तो नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2 एटीपी। ऑलराइट, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे हमें और कुछ भी मिलता है। हमें यहाँ पे जो NAD+ है ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने NADH2 है, तो यहाँ पे हमको 2 NADH2 मिलते हैं, सो 2। ऑलराइट, चलिए नाउ अब एक चीज ध्यान देंगे, ये तो आपका पायरोविक एसिड तक हो गया। फर्दर ये पायरोविक एसिड अब या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, लेकिन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, नाउ द क्रेब्स साइकिल विल टेक्स प्लेस। लेकिन ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है एक कॉमन पाथवे, जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। सो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये पायरोवेट एसिटाइल कोए बनाता है। आप देखेंगे भाई, एसिटाइल को ए बना, तो 2 पायरोवेट 2 एसिटाइल को ए बनाएगा। ऑलराइट, अब ये बच्चे आपका 2 कार्बन होता है।
अब अगर ये 2 कार्बन है तो यानी कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकला होगा। तो यहां से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकले, मतलब दोनों पायरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो यहां पे होती थी डीकार्बोक्सिलेशन। बट एट द सेम टाइम यहां पे NaDH2 भी बनता है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन भी होती है, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन भी होता है। तो आपको 2 NaDH2 मिले NAD+ से, ठीक है। सो दिस इज द लिंक रिएक्शन। अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बेटा ATP का जो फॉर्मेशन है वो 2 तरीके से पॉसिबल है, या तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, आप एक फॉर्म से कोई दूसरा फॉर्म चेंज कर रहे हो, एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में दूसरी चीज में बदलता है, तो यहां पे जब ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट इज दिस डायरेक्ट ATP जो बनती है। सो दिस इज सबस्ट्रेट लेवल सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। यहां पे सबस्ट्रेट के टूटने से फॉस्फोराइलेशन होती है, लेकिन NAD और NADH2 ये बेटा ATP नहीं बना, तो किसी सबस्ट्रेट का चेंज होने से ATP नहीं मिला, तो ये डायरेक्ट ATP नहीं बनाता। तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ, यहां पे लिंक रिएक्शन पे तो बिल्कुल हमें सबस्ट्रेट लेवल का नहीं मिला। सो होता क्या है, जो NAD+ है इसकी फिर ऑक्सीडेशन होती है। पहले तो इसकी रिडक्शन हो गई, तो हमको NaDH2 मिला। अब ये NaDH2 दोबारा से ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। पहले तो इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे NAD का रिडक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो फिर से अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा इस प्रोसेस में। ये डेफिनेटली NAD में तो बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा हमें मिलते हैं ATP। और कितने ATP मिलते हैं, एक NaDH2 हमें 3 ATP देता है। एक NaDH2 3 ATP देता है। तो यहाँ पे 2 NaDH2 हैं, तो कितने ATP मिले, 3 into 2 which is 3 into 2 which is 6 ATP। तो 6 ATP यहां से मिला, 2 ATP यहां से मिला, तो कितने हो गए भाई, यहां पे टोटल कितने ATP हो गए, 6 और 2। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको 8 ATP मिलते हैं। अगर मैं लिंक रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे केवल NaDH2 बना 2, तो कितने मिले, 2 into 3 which is equals to 6 ATP। तो लिंक रिएक्शन में हमको कितने ATP मिलते हैं, 6 ATP मिलते हैं, 6 ATP। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, हमें 8 और ये 6 ATP मिला, यानी टोटल हमको अभी 14 ATP मिल चुके हैं। लेकिन हमने तो बात की थी कि 36 to 38 ATP मिलते हैं, तो ये 36 और 38 ATP में कैसे पहुंचेगा। सो नाउ दिस एसिटाइल कोए ये बेटा एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है। सो नाउ दिस विल परफॉर्म क्रेब्स साइकिल, और टोटल फिर क्रेब्स साइकिल के बाद अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे बाकी के कंप्लीट ATP मिलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे क्रेब्स साइकिल में हमें 24 ATP मिलता है, सच दैट ये 24 ATP और ये 14 ATP मिल करके आपके 38 ATP हो गए। ठीक है, अब ऊपर वाला चीज तो हमने पहले ही क्लास में पढ़ लिया। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि ये क्रेब्स साइकिल से 24 ATP कैसे मिलेंगे और किस तरीके से ये एसिटाइल कोए एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। सो चलिए बच्चे शुरू करते हैं इस क्लास को। हम पूरा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट भी देखेंगे, बट जिसने नहीं देखा एक बार फटाफट इस चीज को समझिए। प्लीज नोट दिस डाउन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल नाम आया है हैंस क्रेब से। इन्होंने बेटा सबसे पहले क्रेब्स साइकिल को पिजन होता है, पिजन की फ्लाइट मसल्स
जो फ्लाइट में मदद करती है, उड़ने में मदद करती है, उसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइकिल होते हुए देखा। सो इट वॉज हेंस क्रेब जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल को हम अलग अलग नाम से कहते हैं। इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मुझे यहाँ पे मिलेंगे। नाउ ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो इस क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बट एक एंजाइम ऐसा है जो मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट लेकिन इनर मेम्ब्रेन में अटैच होता है, सो विच इज सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेटा, हम तो ये सब ग्लूकोज से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी ग्लूकोज से शुरुआत करी, लेकिन प्रोटीन्स भी एनर्जी दे सकता है और फैट्स भी एनर्जी दे सकता है। हालांकि जो प्रायोरिटी होती है, हमने पढ़ा था कि सबसे पहली प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, फिर फैट्स को लेगा, फिर जाकर के प्रोटीन्स को लेगा। तो ये तीनों जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, ये तीनों का जो कॉमन है दैट इज एसिटाइल कोए। ये तीनों बेटा अलग अलग तरीके से एसिटाइल कोए बनाते हैं ताकि ये आपके अपना अपना आगे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट सबस्ट्रेट के टूटने से भी ATP मिलेगा और नॉन सबस्ट्रेट वाली भी मिलेगी। यहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी हमें NADH2 मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पे हमें FADH2 भी मिलता है। जैसे बेटा एक NADH2 3 ATP बना सकता है, उसी तरीके से एक FADH2 2 ATP बना सकता है। सो 1 FADH2 produces 2 ATP। Now हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम 2 अलग अलग क्रेब साइकिल में एंटर करेंगे, यानी कि क्रेब साइकिल 2 बारी हो रही है। तो यहाँ पे बेटा वी विल राइट इट विल टेक प्लेस ट्वाइस। तो क्रेब साइकिल आपकी ट्वाइस होती है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से कुछ सवाल बन सकते हैं। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हाउ द क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ऑक्सीजन का क्या यूज कर रहा है ऑर्गेनिज्म, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो रही है। तो ये सारे सवाल आपके क्लियर होंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, बट वी विल डू स्टेप वाइज, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, क्रेब साइकिल में मेरे पास क्या था, आई टोल्ड यू देयर आर 2 एसिटाइल कोएंजाइम, और ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में एंटर करेगा। दोनों अलग अलग अपनी अपनी क्रेब साइकिल में एंटर करेंगे। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ एसिटाइल कोए से। अब देखिए भाई, ये जो एसिटाइल कोए है इट इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बेटा एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा? 6 कार्बन के लिए मेरे को 4 कार्बन तो और चाहिए, तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लेता है। सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अब ये कितने का होता है? दिस इज अ 4 कार्बन। तो जब मुझे यहाँ पे 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर के, तो मैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनाती हूं, और सिट्रिक एसिड कितने का हो गया? 6 कार्बन का हो गया। तो यहाँ पे हमने सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया है, तो जो एंजाइम यहाँ पे होगा दैट इज सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे कुछ और चीजें भी हो रही हैं। यार कोई तो चला जाएगा, तो यहाँ से कोई को भी वापस भेजना है।
तो यहाँ से कोएंजाइम ये गया भाई। दूसरा बेटा ये प्रोसेस वाटर को लेता है, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर ऐड होता है। नाउ दिस सिट्रिक एसिड अब क्या होगा, ये बच्चे इसकी आइसोमराइजेशन होगा। आइसोमराइजेशन में तो मैं यहाँ पे इसको कैसे चेंज करूंगी, आइसोसिट्रेट, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड उस फॉर्म में चेंज करूंगी। सो दिस विल बी चेंज इनटू आइसोसिट्रेट। तो ये भी अभी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो आइसोमराइजेशन करी तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि यहाँ पे हुई है आइसोमराइजेशन। अब मुझे ये साइकिल किस पे खत्म करनी है, 4 कार्बन पे खत्म करनी है, 6 कार्बन है। तो मुझे धीरे धीरे एक कार्बन को निकालना होगा, और जब मैं कार्बन को निकालती हूं तो उस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। सो नाउ बच्चे हम यहाँ पे इसको बनाएंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ये बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ये मैंने 5 कार्बन का बनाया, तो मैंने यहां से क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। यानी मैंने क्या करी, डीकार्बोक्सिलेशन करी। नाउ वन मोर थिंग विल हैपन हियर। यहां पे क्या होगा, आपका ये फर्दर यहाँ पे एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। आप ऑक्सीडेशन कह दो या डीहाइड्रोजनेशन कह दो। सो यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन भी होती है। सो वी विल राइट ऑक्सीडेशन और डीहाइड्रोजनेशन। तो कैसे हुआ भाई, अब ये किस कौन क्यों किया हमने भाई, मैंने अगर ऑक्सीडेशन करी यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव किया तो किसको दे दूंगी, तो यहां से एक NAD प्लस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये NADH2 बन जाएगा। और क्या एंजाइम यहाँ पे यूज करूंगी, तो मैंने अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इसको मैंने बनाया है। तो और मैंने किसको डीहाइड्रोजनेशन, किस में से हाइड्रोजन निकाला है, आइसोसिट्रेस में से। तो ये एंजाइम हो जाएगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, चलिए अब इतना ही नहीं, मैं कुछ और यहां से कार्बन निकालूंगी, क्योंकि 5 है, मुझे यहाँ पे 4 कार्बन चाहिए। तो हम यहाँ से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, यानी कि फिर से डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए। तो मैंने यहां से क्या किया, अब देखिए बेटा, एक इधर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, कोई मैंने ऐड किया, तो मान लीजिए वो है, तो इसको मैंने यहां पे यूज कर लिया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में भी डीहाइड्रोजनेशन होगी, यानी यहां से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां पे भी आपका एक NADH2 बना। अच्छा, अब कौन सा एंजाइम कहूंगी, जैसे यहाँ पे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज था, यहाँ पे कीटोग्लूटारिक एसिड का हुआ है, सो कीटोग्लूटारिक डीहाइड्रोजनेज। कीटोग्लूटारिक डीहाइड्रोजनेज। ऑलराइट, नाउ अब ध्यान से सुनिए, ये सक्सिनाइल कोए फिर सक्सिनिक एसिड में बदलेगा, तो ये कोए यहां से मुझे फिर से हटाना होगा। सो देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे हम यहां पे सक्सिनिक एसिड में बदलेंगे। तो यानी कि यहां से कोए निकल गया,
और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जब आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था तो ये 4 कार्बन है। क्या मैंने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो मुझे 4 कार्बन तक ही चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे अब आपका सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पे आपका एक जीडीपी, जैसे अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे बेटा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो जीटीपी यहाँ पे बनेगा। तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आपका एक जीडीपी फॉस्फेट मिल जाएगा और ये बन जाएगा जीटीपी। ये जीटीपी एडीपी को अपना फॉस्फेट दे करके एटीपी बना लेगा। सो ये क्या करेगा, एडीपी को फॉस्फेट दे करके एटीपी बना लेगा। और कौन सा एंजाइम यहां पे लिखेंगे भाई, सक्सिनाइल कोए सिंथेज, सक्सिनाइल कोए सिंथेज। तो अभी तक मुझे क्या मिला, अभी तक मुझे 2 NADH2 मिल चुके हैं और मेरे को एक ATP मिल चुका है वाया GTP। अब ये सक्सिनिक एसिड को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदलना है। तो बड़ा सिंपल, पहले ये फ्यूमेरिक एसिड, फिर ये मैलिक एसिड, फिर ऑर्गेनिक एसिड। सो देखिए बेटा किस तरीके से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कितना रिलेटेड है। सो ये आपका सक्सिनिक एसिड बदलेगा फ्यूमेरिक एसिड और यहां पे आपका FADH2 बनेगा। तो एक FAD प्लस ये FADH2 बन जाएगा, FADH2। तो यहाँ पे FADH2 मिला, नॉट NADH2। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या किया, डीहाइड्रोजिनेज किया हमने, ऑक्सीडेशन करी। तो यहाँ वाला एंजाइम को क्या लिख दूंगी, ये वाला, ये एंजाइम है बेटा, और इधर वाला एंजाइम क्या होगा, सक्सिनिक एसिड dehydrogenase. Now, this will further change into malic acid और फिर मैलिक एसिड, ये सब 4 कार्बन है, फिर ऑक्सैलो एसिटिक में चेंज होगा। यहाँ पे क्या क्या बेटा आपका होगा, सो देखिए फ्यूमेरिक एसिड म्यूरामिक में बनेगा, सॉरी मैलिक में बनेगा, तो बेटा आपका यहाँ पे फ्यूमारेज एंजाइम यूज होगा। सो हेयर फ्यूमारेज, एंड ये मैलिक एसिड की फिर डिहाइड्रोजिनेज होने के बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। सो अगर मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज करूंगी तभी तो उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। सो यहां पे एंजाइम यूज होगा मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और मुझे यहां पे क्या मिला, NAD से NADH2। नाउ नोट दिस डाउन, मुझे इस पूरी क्रेब्स साइकिल में क्या मिला, इस एक क्रेब्स साइकिल में मुझे एक मिलता है ATP वाया GTP, और मुझे क्या मिला, एक NADH2, दूसरा NADH2, तीसरा NADH2 उधर, 3 बार ऑक्सीडेशन हुई है, तो मुझे यहां पे क्या मिला, 3 NADH2 और मुझे एक FADH2 मिला है। अब अगर मैं यहां से ATP कैलकुलेट करूं तो कितनी ATP हुई बच्चे, देखिए भाई एक ATP तो यहां से मिल गया। सो यहां पे ATP अगर मैं कैलकुलेट करती हूं, सो एक यहां से मिला, एक NADPH 3 ATP बनाता है, तो 3 कितनी बनाएंगे, 3 × 3 9, तो यहाँ पे 9 ATP, एक FADH2 2 ATP बनाता है, तो 1 × 2 = 2, तो यहाँ पे 2, तो ये आपके टोटल 12 ATP मिलते हैं। नाउ 2 एसिटाइल कोए विल एंटर दी क्रेब्स साइकिल, तो यानी कि ये साइकिल 2 बार हो रही है। तो अगर मैं कहूं कि ये साइकिल ट्वाइस हो रही है, तो यहाँ पे 12 × 2 विच इज 24 ATP,
ये 24 एटीपी तो मुझे यहाँ पे मिल गए। सो अगर बच्चे हम यहाँ पे देखें तो हमने पहले कितनी एटीपी बनाई, 8 ग्लाइकोलिसिस में, 6 लिंक रिएक्शन में, फिर 24 क्रेब्स साइकिल में, और फिर मिलाकर के ये सारा सम होता है 38 एटीपी का। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमने ये तो बड़ी आसानी से कह दिया कि FADH2 2 एटीपी बनाएगा, NADH2 3 एटीपी बनाएगा, लेकिन कैसे होगा ये तो हमें समझना है। तो यही यहाँ पे खेल है, इसी को तभी हम कहते हैं नॉन सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट से नहीं बन रहा, यहाँ पे आपका NAD और FAD की ऑक्सीडेशन कर करके हमको ATP मिलेगा। FADH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो FAD+ मिलेगा। ये FAD+ दोबारा एंटर कर सकता है क्रेब्स साइकिल में ताकि FADH2 बने। सेम NADH2 को ऑक्सीडाइज करके NAD+ मिलेगा ताकि ये NAD+ दोबारा एंटर कर सके क्रेब्स साइकिल में। अब यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, इनमें से मैंने H अलग किया, हाइड्रोजन अलग करा, H2 अलग किया, यानी इलेक्ट्रॉन्स अलग कर रहे हैं और प्रोटॉन्स अलग कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 1 H+ आयंस होते हैं, और वही H+ आयंस हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज में, ATP को बनाने में। सो ये जो प्रोसेस है, अब ये चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। बट उससे पहले बेटा एक बार यहाँ पे दोबारा से देखते हैं क्रेब्स साइकिल में हमने क्या किया। सो क्रेब्स साइकिल में हमने एसिटाइल कोए को सिट्रेट में बदला, सिट्रेट का फिर आइसोमराइजेशन करके आइसोसिट्रेट में बदला, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन करी तो हमें यहाँ पे NADH2 मिला या NADH+H+। अब CO2 मुझे मिला, CO2 अलग कर दिया मैंने तो 4 कार्बन का, ये 5 कार्बन का हो जाएगा। सो दिस वाज 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, अब ये 5 कार्बन का हो गया। फिर से डिकार्बोक्सिलेशन करी तो सक्सिनाइल कोए मिला और ये 4 कार्बन का मिला। ये सक्सिनाइल कोए का फिर हम यहाँ पे सक्सिनेट बनाते हैं। सो हमने यहाँ पे GTP बनाया, फिर ये GTP ने अपना फॉस्फेट ADP को दिया और ATP बना। देन बेटा सक्सिनेट फ्यूमारेट, फ्यूमारेट टू मैलेट और मैलेट टू ऑक्सोलोएसिटिक एसिड। सो दिस इज द क्रेब्स साइकिल। नाउ अब जो मुझे करना है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ATP तो पता है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो FADH2 और NADH2 है उसमें से ATP बनाना है। एक बार समराइज करते हैं कि मुझे रिएक्शन में कैसे लिख सकती हूँ, मुझे क्या क्या अभी मिलेगा। सो देखिए बेटा, हमने शुरुआत की थी ग्लाइकोलिसिस के बाद से बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लिंक रिएक्शन की। अब लिंक रिएक्शन वाले को मैं वाइट से लिखूंगी और क्रेब्स साइकिल की बात कर रही हूँ उसको मैं येलो से लिखूंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, लिंक रिएक्शन में मेरे पास पायरुविक एसिड था, ठीक है। एक पायरुविक एसिड की बात करेंगे। एक पायरुविक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो मुझे यहाँ से वापस जो मिला एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या मिला, लिंक रिएक्शन में क्या मुझे कोई ATP मिला था, नहीं मिला था। क्या मुझे NADH2 मिला था, बिल्कुल मिला था। सो यहाँ पे मैंने एक NAD+ से एक NADH2 बनाया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऐड किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, NADH2 मिला था और मुझे एसिटाइल कोए मिला था। ये मेरा हुआ लिंक रिएक्शन। अब अगर मैं बात करती हूं क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल में हमें कितने NADH2 मिले, 3 NADH2 मिले। तो हमने क्या इस्तेमाल किया था, एक एसिटाइल कोए का इस्तेमाल किया था, यस और नो। तो ये तो आपका बदल गया, तो ये वाला तो यहाँ पे यूज हो गया क्योंकि मैं कंबाइन कर रही हूं, तो इसको मैं यहाँ से मिटा सकती हूँ। अब इस एसिटाइल कोए से हमने क्या बनाया, फिर से ये एसिटाइल कोए में आ जाता है, तो मैं यहाँ से इसको भी रब कर सकती हूँ, ये भी मैंने यहाँ से रब कर दिया। अब और क्या क्या मिला, मुझे 3 NAD+ को मैंने 3 NADH2 में बनाया,
एक ADP से मैंने एक ATP बनाया वाया GTP, देन मैंने एक FAD, एक साइकिल में तो एक ही होता है, एक FAD प्लस से एक FADH2 बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे भी निकले थे, 6 से 5 किए, 5 से 4 किए, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाले थे, ठीक है। और इधर मैंने वाटर भी लिया था सबसे शुरुआत में। तो ये मेरा फाइनल रिएक्शन होगा। अगर मैं इसको समराइज करके लिखूं तो यहां पे पायरुविक एसिड प्लस कितने NAD हो गए, 4 NAD प्लस, ठीक है, और एक ADP प्लस 1 FAD प्लस प्लस H2O। मुझे ये क्या देते हैं, क्या मिला मुझे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NADH2, 3 नहीं 4 NADH2 और एक FADH2। तो इस तरीके से मेरी यहां पे समरी हो जाएगी ऑफ द बोथ साइकिल्स। लिंक रिएक्शन इज नॉट अ साइकिल बट बोथ रिएक्शन, चलिए ऐसे कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखते हैं कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। सो देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने किया था जब हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा था, उसी तरीके से भी यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। किसके पास जाएगा, एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में जाएगा। वहां पे आपका क्या हो रहा था, याद कीजिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन में जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उन्हीं में तो आपके इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये होता है। सो इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से पास करता जाएगा। हमने क्या बोला था, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जिसके पास कम है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो हर वक्त जिसके पास ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता रहेगा। सो यहाँ पे मेरा एम क्या है, हमें ATP को बनाना है फ्रॉम NADH2 एंड FADH2, इनसे मुझे बनाना है अपना ATP, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे, और ताकि ये NAD और FAD दोबारा से क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएं, और जो मेरे पास H मिलेगा जो कि H+ आयन और इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ही यही है, और ये H+ बचे ATP को फॉर्मेशन के लिए यूज होगा। ये H+ की एनर्जी ATP की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगी। नाउ it takes place in the inner mitochondrial membrane, electron transport from higher redox potential to lower redox potential। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, भाई इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, छोड़ा, अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे नीचे आ रहा है, कम एनर्जी में आता है। तो होता क्या है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा, फर्दर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं होगा, तो सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि देयर इज ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल करता है उस इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन को सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ की फॉर्म में। नाउ अब तक हमने देखा था कि हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन का क्या यूज है, तो ये यूज है वो ऑक्सीजन का। आगे देखिए, सिमिलरली जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में बेटा ये इलेक्ट्रॉन भी थक हार के इसको ऑक्सीजन पकड़ लेगा, और ये हाइड्रोजन आयन भी इसको भी थक हार के ऑक्सीजन पकड़ लेगा, और तब जा करके आपका वाटर बनेगा। तो वाटर कैसे बनता है, ऑक्सीजन में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये क्या हो गया भाई, अगर मैं हाफ ऑक्सीजन की बात करूं तो ये बन गया ना H2O। भाई मुझे वाटर बनाना है, तो हाइड्रोजन कब बनेगा, जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक हाइड्रोजन बन जाएगा। इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन की बात करो तो 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे, और एक ऑक्सीजन मुझे यहां से मिल जाएगा, ठीक है।
सो इस तरीके से वाटर मिलता है। सो द वाटर विच इज प्रोड्यूस, हम जब एक्सेल करते हैं तो भाप आती है ना, वेपर्स थोड़ा सा फील होता है, वार्मथ फील होती है, ये बचे जो वाटर है, दिस इज द मेटाबॉलिक वाटर। हमारी बॉडी में भी, प्लांट्स की बॉडी में भी रेस्पिरेशन के बाद जो वाटर बनता है, दिस इज मेटाबॉलिक वाटर। नाउ वी हैव टू सी एग्जैक्टली किस तरीके से ये इनर मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि सारी चीजें इमेजिन नहीं किया तो समझ नहीं आएगा, हमें इमेजिनेशन तक पहुंचना है भाई। तो देखिए बेटा, होता क्या है आपके पास, व्हाट डू यू हैव, वी हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, और ये बेटा इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। यही हमने पढ़ा था। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है, इसी को हम क्रिस्टे कहते हैं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यस और नो? हमें पता है कि मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल में ही NADH2 है, FADH2 है, जो क्रेब्स साइकिल से मिला। इससे हमें ATP बनाना है। ऑक्सीजोम्स याद है आपको? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाते थे। ये एक्चुअली कैसे होता है बेटा, तो ये मान लीजिए ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। These are ऑक्सीजोम्स। वहां पे हमने CF0 CF1 किया था, यहां पे F0 F1, और ये फिर ATP सिंथेज की तरह काम करेगा, ये ATP यहां पे बनाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी विल सी H+ आयन्स कहां से आएंगे। यहां पे बेटा H+ आयन जाते हैं और ये इसकी एनर्जी से आप ATP को यूज करते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने NADH2 FADH2 को ऑक्सीडाइज किया तो इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रैवल करेगा चेन में, और ये जो प्रोटॉन है, ये जो H+ आयन्स हैं, प्रोटॉन हैं, ये बेटा इसमें एंटर करेगा और ATP बनाएगा, इसकी एनर्जी से ATP बनेगा। सो ये किस तरीके से है, तो मान लीजिए कि ये मेरी आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन बेटा होती तो सारी मेम्ब्रेन बाइलिपिड ही है ना, कि कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे, ऐसा ही तो बनाते हैं, और मेरे पास बाइलिपिड लेयर होगी। So this is the outer membrane। अब मेरे पास क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन भी होगा। तो इनर मेम्ब्रेन कुछ ऐसा है, और ये मेरी पेरोमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, तो इनर मेम्ब्रेन को भी बना देते हैं। है ना भाई, यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। मेरे पास कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे, और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑक्सीजोम्स भी होंगे। तो एक्चुअली जो आपकी इनर मेम्ब्रेन में, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, यहां पे होता है आपका ETS, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे वहां पे हमारे पास प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्यूनॉन, ये सब कुछ था।
यहाँ पे मेरे पास यूबिक्विनॉन ये सब कुछ होगा, साइटोक्रोम्स यहाँ पे भी होंगे। सो देखते हैं। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि मेरा ETC का कॉम्प्लेक्स क्या है, वो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, चलिए सो लेट्स ड्रॉ इट हियर बच्चे। मान लीजिए कि ये मेरी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, तो इधर मेरे पास इनर मेम्ब्रेन होगा, और इधर मेरे पास मैट्रिक्स होगा। ऐसा ही होगा, इधर मेरे पास मैट्रिक्स होगा। इस लाइन को एक बार दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पे मेरे सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हैं। ये कॉम्प्लेक्स कैसे प्रेजेंट है ध्यान से देखेंगे बच्चे। सबसे पहला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 FMN and FES। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1, और इसके साथ जुड़ा होता है एक एंजाइम विच इज NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। मान लीजिए इसके साथ एक एंजाइम है विच इज NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। अभी सिर्फ इसकी पोजीशन याद कीजिए, एक बार पोजीशन याद हो गई तो ट्रस्ट मी दिस साइकिल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इसको डिटेल में नहीं कराता है और फिर आपको ये रटना पड़ता है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो ये तो हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं कॉम्प्लेक्स 2। तो यहाँ पे मेरे पास होता है यूबिक्विनॉन। ये यूबिक्विनॉन किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता। एंड अब मेरा यहाँ पे जो आएगा विच कॉम्प्लेक्स विल कम, इधर मेरा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। अब आप बोलेंगे मैम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कहाँ है, देखेंगे बेटा अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इधर मेरे पास होगा साइटोक्रोम B, देन मेरे पास होगा FES, देन मेरे पास होगा यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन के बाद साइटोक्रोम C1। अभी सिर्फ बनाइए, मैं अभी पूरा समझाती हूं। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 3। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4। एंड अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से पहले यहाँ पे आएगा साइटोक्रोम C, और अब यहाँ पे साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। This is the complex number 4. Now where is the complex number 2? It is somewhere here. यूबिक्विनॉन के पीछे यहाँ पे मेरा है, इसको मैं इधर FAD और FES, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और इसके साथ एंजाइम जुड़ा है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। नाउ दिस यूबिक्विनॉन एंड साइटोक्रोम C, ये बेटा किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। रुकिए, इसको हम अच्छे से, नॉट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये होते हैं आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या करेगा, ये NADH2 में से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये NADH2 में से हाइड्रोजन को निकालेगा, NAD+
प्लस हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसी चीज को तो निकालेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को निकालेगा। सेम FADH2 क्या डिहाइड्रोजनेज क्या करेगा, ये FADH2 को FAD प्लस और यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन अलग कर रहा है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो बच्चे जब आपका वहां से उधर देखेंगे NaDH2 का डिहाइड्रोजनेशन हुआ, आपका H+ और इलेक्ट्रॉन आया, ये H+ बेटा यहां पे आते हैं, ये H+ इधर आते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे ट्रैवल करते हैं। तो इधर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं ऐसे। देन आपके बीच बीच में यहां पे प्रेजेंट है ऑक्सीजोम्स। तो मान लीजिए ग्रीन कलर से बना रही हूं, ठीक है, ऐसे बना रही हूं मैं। तो बीच बीच में आपके पास ऑक्सीजोम्स भी प्रेजेंट है, और ऑक्सीजोम्स ATP बनाएगा। इसको समझने की कोशिश करो। जब ये टूटेगा, NaDH2 आया, तो बेटा ये टूटा, H+ को इधर भेज दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे, बीच बीच में ऑक्सीजोम्स होंगे, और ये H+ इन ऑक्सीजोम से मूव करके यहां पे मैट्रिक्स में ATP बनाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस किस के पास गया। यहाँ पे कितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। सो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला यूबिक्विनॉन, मैं यहीं पे मार्क कर रही हूं 1। FMNFES ये नहीं है। देन साइटोक्रोम B 2, साइटोक्रोम C1 3, यूबिक्विनॉन तो बेटा एक ही है। देन साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, 7वां कहाँ है। तो मैंने क्या कहा था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा दैट विल बी ऑक्सीजन। सो दिस इज द 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर, द लास्ट इज ऑक्सीजन। यहां पे बेटा कॉपर आयंस भी होते हैं, ठीक है, जो इसमें मदद करती है। नाउ लेट्स सी, ये आपके कॉम्प्लेक्स हुए। अब हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे आगे ट्रैवल करता है। तो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को पास करवाएंगे। तो चलिए लेट्स मेक द ETC चेन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ। आप इधर एक एक करके बनाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से समझते जाइएगा। मेरे पास क्या था सबसे पहले, FMN, पहले हम NaDH2। तो what is our aim? Our aim is to produce 3 ATP from 1 NaDH2। ठीक है, चलिए। तो मेरे पास क्या हुआ, यहां पे बेटा एक NaDH2 ने NAD+ बनाया, तो यहां से हाइड्रोजन अलग हुआ। जो प्रोटॉन है वो तो यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाएगा, तो 2H+ यहाँ पे आएंगे। इलेक्ट्रॉन बेटा आगे ट्रैवल करते रहेंगे। तो होता क्या है, द FMN, ये बेटा यहां से जो H2 आया, ठीक है, ये जो H2 आया भाई, यहां से क्या मिला मुझे, H2 मिला ना। तो FMN रिड्यूस हो गया, ये बन गया FMNH2, लेकिन ये वापस FMN बना लेता है। तो वापस FMN बनाया तो 2H+ इधर छोड़ दिए और 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिए। यही चीज होगी सब में। यहां से आया H2, इसने लिया FMNH2 बना, लेकिन ये वापस FMN बन गया। तो यहां से
2 H प्लस उधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास हुए। नेक्स्ट यहाँ पे कौन आएगा? यूबिक्विनॉन, सॉरी पहले FeS आएगा। तो FeS में क्या होता है? Fe3 प्लस से Fe2 प्लस चेंज होगा। सो देखिए बेटा, FeS तो ये Fe2 प्लस में बनेगा भाई। यही तो चीजें होंगी यहाँ पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा Fe3 प्लस, लेकिन Fe3 प्लस वापस Fe2 प्लस बना देगा, तो फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन लिया FeS ने, तो FeS में क्या है? आयरन है ना, फेरिक फेरस। तो क्या हुआ यहाँ पे? फेरस फेरिक में चेंज हुआ, फिर ये दोबारा से उधर जाएगा तो ये फिर से फेरस में चेंज होगा, सॉरी फेरिक में चेंज होगा। नाउ बच्चे ये नीचे आया, 2 इलेक्ट्रॉन आके चले गए। अब किसके पास जाएगा? यूबिक्विनॉन के पास। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बच्चे आया यूबिक्विनॉन के पास। यूबिक्विनॉन तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, लेकिन ये अब बनता है UbQH2। UbQH2 बनने के लिए हाइड्रोजन लेना है उसने, तो उसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और प्रोटॉन भी चाहिए। तो इसने इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से ले लिया, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से ले लिया, प्रोटॉन कहां से लेगा? यहां से नहीं ले सकता क्योंकि यहां पे परमिएबिलिटी नहीं है, यहां से ये प्रोटॉन यहां से नहीं आ सकता। तो यहां पे बच्चे होता है ऑक्सीजोम। ये आपका H प्लस इधर आया, ये ऑक्सीजोम से 2 प्लस 2H प्लस आया है। और अब यूबिक्विनॉन कैसे रिड्यूस हुआ? ये 2H प्लस इसने यहां से लिया और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, फिर ये यूबिक्विनॉन आपका रिड्यूस्ड हो गया। ये वापस से यूबिक्विनॉन बनाएगा, तो अब ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस आगे दे देगा और प्रोटॉन कहां देगा? फिर से इधर। प्रोटॉन इधर जा तो सकते हैं लेकिन इधर से इधर आ नहीं सकते, तो यहां से वापस चले गए आपके 2 प्रोटॉन। अब ये आगे जाएंगे, लेकिन ये हुआ क्या? ये प्रोटॉन यहां से आया ऑक्सीजोम से, ये वापस यूबिक्विनॉन ने लिया, फिर यूबिक्विनॉन ने फिर से भेज दिया कि आई क्यों? जब तुमको चाहिए ही नहीं था तो तुमने क्यों लिया? कुछ तो यूज होना चाहिए ना। तो इसने क्या चाल चली? इसने उसको यहां बुलाया ऑक्सीजोम से, ताकि ऑक्सीजोम्स में से जब ये प्रोटॉन निकलेगा तो यहां पे बनेगा ATP। तो यहां बेटा इस एनर्जी को यूज करके आपका एक ATP बन गया। लेकिन एक NADH2 कितने ATP बनाते हैं? एक NADH2 3 ATP बनाते हैं, तो अभी 2 और बनाने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? यूबिक्विनॉन के बाद साइटोक्रोम B, फिर FeS, फिर यूबिक्विनॉन, तो साइटोक्रोम B आया। तो साइटोक्रोम B के पास भी फेरस है, फेरिक है भाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, फिर इसने वापस छोड़ दिया ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये आगे चले गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, फिर से FeS के पास गया, तो ये फिर से FeS के पास गया। ठीक है, फिर से सेम चीज, और इसने अब वापस दे दी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसमें चेंज होता है, फिर वापस अपने फॉर्म में फिर आगे 2 इलेक्ट्रॉन पास कर दी। फिर देखिए अब इसके बाद यूबिक्विनॉन आ गया, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या पहुंच गया? यूबिक्विनॉन। तो ये यूबिक्विनॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन को तो लेगा, लेकिन ये प्रोटॉन भी लेगा, तो ये प्रोटॉन फिर से उधर जाएंगे, यस और नो? तो ऐसा करती हूं मैं, इसको ये इधर नहीं बना रही, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगी बच्चे।
इधर बना रही हूँ, ठीक है। ये इधर गया, यहां से ये बाहर आ गया और इसने एटीपी बनाया, ठीक है। अब दूसरा इधर, ठीक है, इधर से ही बनाऊंगी। ये 2H प्लस यहां, तो फिर से यहां से 2H प्लस निकले और फिर से यहां पे क्या हुआ, इसकी मदद से बना ATP, तो आपका दूसरा ATP बन गया। अब ये इसने लिया, तभी उसके बाद अब ये UbQH2 बन पाया, फिर दोबारा यूबिक्विनॉन में चेंज होगा। जब दोबारा चेंज हुआ फिर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, ठीक है भाई। और ये प्रोटॉन इसने कहां से लिया था, यहां से लिया था भाई, और वापस दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया। यूबिक्विनॉन के बाद क्या है मेरे पास, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। अब देखिए यहां पे क्या होगा, तो यहां पे मैं सारा तो नहीं बना रही, मैं शॉर्ट में बना रही हूं। तो यूबिक्विनॉन के बाद साइटोक्रोम C1, C, A और A3, तो यहां पे साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम, एक साथ लिख देते हैं इसको, साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3। सब में सेम वही चीज होगी, सब में जो ऊपर होता हुआ आ रहा है, ठीक है, सब में बेटा सेम यहीं पे होगा कि आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो इसका Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, ये इसके फॉर्म में चेंज होगा। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा, फिर ये इसमें, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा, फिर इसमें, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा, फिर इसमें। अब देखिए क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएंगे, अब तो मेरे पास खत्म हो गए। जो जिन के पास रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा था वो इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा था, धीरे धीरे यूबिक्विनॉन से साइटोक्रोम C से लिया, सेम साइटोक्रोम C से C लेगा, C से A लेगा, A से A3 लेगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी तो थक जाएगा, इसकी एनर्जी कभी ना कभी तो खराब हो जाएगी। तो नाउ फाइनली दिस इज टेकन बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये बेटा हमने वापस से, जब यूबिक्विनॉन ने ये H प्लस लिया तो ये रिड्यूस हुआ था, फिर ये दोबारा यूबिक्विनॉन बना, 2 इलेक्ट्रॉन आगे भेजे और ये प्रोटॉन वापस कर दिए। ये इधर रह के क्या करेंगे, ये वापस से इधर आएंगे। सो एक बार और ये इधर आया होगा, तो यहां से एक बार और ये इधर से निकला, और जब इधर से निकला तो क्या होगा, अभी तो मेरे कितने एटीपी बने, अभी तो मेरे कितने एटीपी बने, यहां पे ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखिए भाई। सबसे पहले मेरे पास इधर एक ऑक्सीजोम से H प्लस इधर आया, ठीक है। नाउ सबसे पहले रिवाइज करते हैं, NaDH2 आया, NaDH2 ने आपका एक हाइड्रोजन इधर दिया, ये हाइड्रोजन इसने यूज किया, लेकिन ये दोबारा अपने फॉर्म में वापस आ गया तो इसने उधर भेज दिया और 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास हो गए। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पंप के सहारे यहां पे आया और जब यहां से निकला तो एक एटीपी बनाया। फिर आपके पास यूबिक्विनॉन आया, इसको रिड्यूस होना था तो यूबिक्विनॉन ने इस हाइड्रोजन को यूज किया और उधर वापस छोड़ दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आगे पास किया। फिर आपके पास बाद में फिर से यूबिक्विनॉन आता है तो ये वापस इधर आएगा, तो ये वापस आपका इधर आया, अब इससे एक और एटीपी बना, एक और एटीपी बना तो इस H प्लस को इस यूबिक्विनॉन ने लिया है। अब देखिए बेटा क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा हिसाब है, देयर आर ओनली 2 यूबिक्विनॉन्स,
लास्ट वाला हाइड्रोजन मेरे यहाँ पे कैसे बचेगा? एक बार हाइड्रोजन गया, एक बार पहली बार इधर आया, एक एटीपी बना। जब यूबिक्विनॉन ने इसको छोड़ा तो उधर छोड़ा था, लेकिन पहले यहाँ पे आया तो एक एटीपी बना, फिर इसने इसको लिया और इधर छोड़ दिया। अब ये यहाँ पे आएगा, क्या मुझे एक और एटीपी नहीं देगा? बिल्कुल देगा। यहाँ पे मेरे पास एक और एटीपी बनेगा। तो नाउ मेरे पास 3 एटीपी बन गए। ये बार बार जो हाइड्रोजन ऑक्सीजोन्स के सहारे आ रहा है उसने मुझे एटीपी दिया। इलेक्ट्रॉन जो जाते जा रहा है वो लास्ट में ऑक्सीजन ने ले लिया, एटीपी भी बन गया, इलेक्ट्रॉन भी यूज हो गया। लेकिन अब इस हाइड्रोजन का क्या? इस हाइड्रोजन से एटीपी थोड़ी बना है। एटीपी तो हाइड्रोजन की पंप जो बन रहा है, जो एनर्जी बन रहा है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, उससे बन रहा है। तो ये हाइड्रोजन अब कैसे जाएगा? अब तो मेरे पास कोई यूबिक्विनॉन नहीं है जो उसको वापस उधर भेजेगा। अब कैसे जाएगा? ये ऑक्सीजन इसको ले लेगा, इसको अब ले लेगा तो ये 2H+ बना और यहां से मेरे पास मिला वाटर। So this is the electron transport chain where the last H+ जो थक गया क्योंकि अब इसकी एनर्जी खत्म हो गई, ये 3 ही एटीपी बना सकता था, ये और आगे नहीं बढ़ सकता था, 3 एटीपी बना लिया। अब इस थके हुए को कौन लेगा? ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन जाते जा रहा है, थक चुका है, इस थके हुए इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन। वाटर बन गया और मेरा एक NADH2 से 3 एटीपी बन गए। ऑक्सीजन की मदद से हुआ, लास्ट में ऑक्सीजन ने किया। दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चलिए FADH2 से कैसे होगा? अब इसको हम यहीं पे देखेंगे, इसको बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप देखें तो यहाँ पे यूबिक्विनॉन के पीछे इधर सेकेंड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, तो ये यहां से शुरू होगा, यूबिक्विनॉन के बाद इसे शुरू होगा, तो इसीलिए यहाँ पे FADH2 डिहाइड्रोजनेज है। तो जो चीज यहाँ NADH2 डिहाइड्रोजनेज कर रहा था वही चीज यहाँ FADH2 डिहाइड्रोजनेज करेगा, बस ये प्रोसेस इसके बाद से शुरू होगा। तो एक एटीपी जो पहले ही बन गई थी वो नहीं बनेगी, यहाँ पे टोटल 2 ही एटीपी बनेगी, इसके बाद से 2 एटीपी बनेगी। एक तो जो ये वाला यूबिक्विनॉन लेगा, यहां से लेगा, तो जब H+ आया होगा तब बना, फिर वापस छोड़ा, तो जब दोबारा भी तो आएगा वो उधर क्या करेगा? दोबारा आएगा, थका हुआ का इसका क्या होगा? दोबारा। सो देयर आर ओनली 2 times ATP विल बी प्रोड्यूस बाय FADH2। दोबारा से सुन लो बेटा एक बार, मैं ऐसे ही डायग्राम में बताती हूं। यहाँ पे FADH2 आएगा और यहाँ से आपका H+ उधर जाएगा। ये यूबिक्विनॉन को रिड्यूस होना है तो ये H+ इधर से जाएगा, इधर से लेगा, फिर अगला वाला यूबिक्विनॉन रिड्यूस होता रहेगा और ये जाएगा। लास्ट वाला जो भी इधर आया, जो इधर भेज दिया, इट विल नॉट बी टेकन अवे बैक, इधर से ही फिर वो अगेन ऑक्सीजन विल टेक इट, लेकिन एक FADH2 से 2 ही एटीपी बनेगा। सिंपल सा इतना हिसाब किताब है। ये से एक स्टेप नीचे आ रहा है ना, ये तो यहीं पे मेरा बन गया, लेकिन ये तो मेरा FADH2 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे तो मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है जिसमें NADH2 डिहाइड्रोजनेज जुड़ा है, तो 2 ही एटीपी बनेंगे। ये पहला वाला स्टेप नहीं हो रहा, एक ही एटीपी, एक ही एटीपी। ठीक है, चलिए, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाउ इफ वी सी द एंटायर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, अब अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या क्या मिला? सो सिंपल सी बात है बेटा, नाउ वी हैव डिस्कस कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ये कहती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सो प्लीज नोट दिस डाउन बेटा। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि ये कोई प्रूवन चीज नहीं है, ये एक अजम्पशंस है, ये कुछ अजम्पशंस पे काम करता है। अगर आप देखें तो हमने केवल ग्लूकोज से रिलेटेड बनाया है, हमें नहीं पता कि फैट से कितना बनेगा, प्रोटीन से, हमने यहाँ पे ये सब नहीं सोचा, हमने जो बनाया है ग्लूकोज से बनाया है। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो ये 36 से 38 एटीपी की बात करती है, ये यहाँ पे एक अजम्पशंस पे बेस्ड है।
सो इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और जैसा मैंने कहा ये आपके अजम्पशन पे बेस्ड है। तो क्या क्या अजम्पशन है? पहला वन, कि ये केवल तब है जब मैं केवल ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मान रही हूं। ठीक है, मैं केवल ग्लूकोज की यहां पे बात कर रही हूं। दूसरी चीज बच्चे, ये प्रॉपर एक ऑर्डरली सीक्वेंस है। हमने जो देखा वो एक ऑर्डर वाइज सीक्वेंस चल रहा है अभी तक, ग्लाइकोलाइसिस से लिंक रिएक्शन से क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें, लेकिन हमें नहीं पता कि चीजें कैसी होती हैं। तीसरी चीज बच्चे ये है कि जो यहाँ पे चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, ये मानता है कि इससे कुछ और नहीं बन रहा, कुछ भी और नहीं बन रहा। सो यहाँ पे देयर इज नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट जो है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की कुछ अजम्पशन है। तो अब इस अजम्पशन के बेस पे अगर मैं ग्लूकोज को कंसिडर करके चलूं और मैं ये कंसिडर करके चलूं कि मेरा कोई इंटरमीडिएट कुछ भी बनाने में यूज नहीं हो रहा, तो जितना एटीपी मैंने कैलकुलेट किया है उतना ही मेरा टोटल एटीपी प्रोड्यूस हुआ है टोटल रेस्पिरेशन में। तो मेरा कितना हुआ? अब हम सारा तो कैलकुलेट कर चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हमने कितना कैलकुलेट किया था भाई? ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 एटीपी था और 2 NADPH2 था, तो 6 एटीपी, उसमें से 6 और टोटल 2, तो मेरा ग्लाइकोलाइसिस से 8 एटीपी मिला था। देन हमने यहाँ पे लिंक रिएक्शन की बात की थी। अब लिंक रिएक्शन में आपका कितना था? तो लिंक रिएक्शन में हमने देखा था कि कोई एटीपी नहीं था, केवल NADH2, तो यहाँ से 2 NADH2 मिले थे तो 2 एटीपी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल की हमने बात करी, और क्रेब्स साइकिल में हमने क्या देखा कि हमारे पास 2 तो एटीपी मिले थे, मतलब 2 क्रेब्स साइकिल नहीं है, 2 एटीपी मिले थे, 3 NADH2, 1 FADH2, टोटल हमने कैलकुलेट किया था तो मेरे पास 24 एटीपी आ गए थे। तो यहाँ पे मेरे पास ये 38 एटीपी हो गए। दिस इज द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितना हमने सबस्ट्रेट से बनाया, कितना हमने नॉन सबस्ट्रेट से बनाया। ठीक है, चलिए नाउ बच्चे लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द शटल। अब ये क्या है यार? तुम लोगों ने एक क्वेश्चन दिमाग में लाना चाहिए था अपने दिमाग में कि मैम NADH2 आपका मैट्रिक्स में जब इसकी डिहाइड्रोजनेशन हुई, हमने इसको इनर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन को भेज दिया था, यस और नो? इफ यू सी हियर, ये NADH2 मैट्रिक्स में है, ये वाली साइड क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स। डिहाइड्रोजनेशन हुई और वहां से 2H+ निकला, इसी से तो पूरी कहानी शुरू हुई। नाउ अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए क्रेब्स साइकिल का NADH2 का तो काम तमाम हो गया, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 साइटोप्लाज्म में होता है, वो कैसे आएगा इधर? I'll write one line. ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH2 मिला, it cannot enter the matrix. ये बेटा मैट्रिक्स में एंटर नहीं कर सकता, तो कौन इसकी मदद करेगा? अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हम नहीं पढ़ते इसको डिटेल में। NCERT के अकॉर्डिंग हमें डिटेल में नहीं जानना, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे बताती हूँ। अब यहाँ पे जो इसकी हेल्प करेगा, सो दैट इज वी कॉल्ड एज शटल। इसको हम कहते हैं शटल, जो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म के NADH2 को मैट्रिक्स में भेजेगा। ये शटल बेटा अगर मैं बात करूं तो इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, और ये अलग अलग होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। देयर आर 2 शटल्स वी हैव टू टॉक अबाउट, एक विच इज ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट और दूसरा बेटा मैलेट एस्पार्टेट।
ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एंड मैलेट अस्पार्टेट, ये शटल है, ये साइटोप्लाज्म के NADH2 को मैट्रिक्स में लेकर के आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि कोई पार्टी चल रही है, ठीक है, और कोई पार्टी में जिनको इनविटेशन है वही लोग अलाउड है, ठीक है। अब मुझे भी पार्टी में जाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं अब पार्टीज़ में क्या है सारे मान लो लॉयर्स की पार्टी है, पुलिसमैन की पार्टी है, ऐसी पार्टी है, और मैं ऐसे कैजुअल, मैं ऐसे पार्टी में तो भाई मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी। अब मेरे को दो तरीके से एंट्री मिल सकती है, या तो मैं उन्हें पैसा खिला दूँ, थोड़ी रिश्वत दे दूँ और ब्लैक में टिकट खरीदूँ और मैं एंट्री करके चली जाऊँ, तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ा। या मैं क्या करूँ, अच्छा सा सूट वूट पहन लूँ, बढ़िया सा लॉयर वॉयर का जैकेट, कोई पुलिसमैन बढ़िया सी बन ठन के फिर मैं इस पार्टी में जाऊँ तो कोई मेरे पे शक नहीं करेगा, शायद मेरे को एंट्री मिल जाए, एज सच कुछ चेकिंग तो हो नहीं रही। तो यहाँ पे इसी दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं ये दो शटल। अगर मैं बात करूँ ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट, ये बेटा 2 ATP का यूज कर सकता है, तो ये क्या करेगा, ये पैसा खर्च करेगा भाई। और ये क्या खर्च करता है, ये 2 ATP का यूज करेगा। तो अगर मैं बात करूं जो 38 ATP मिला, इसमें कितना ATP रह जाएगा, तो 38 में से 2 माइनस करके 36 ATP रह जाएगा। दूसरा तरीका है मैलेट एस्पार्टेट, ये भाई बेस बदलने में मदद करता है, तो ये यहाँ पे इसका फेज बदलेगा, तो यहाँ पे नो खर्चा, कोई ATP का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका टोटल 38 ATP ही बनेगा। तभी तो हम कहते हैं कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म में आपके 36 to 38 ATP बनता है। प्लांट्स में बेटा ये वाला शटल होता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है एनिमल्स में, जैसे कि लिवर सेल्स, जैसे कि हार्ट के सेल्स, जैसे कि किडनी में, तो यहाँ पे बच्चे आपका कोई ATP खर्चा नहीं होता। वहाँ पे ऐसा शटल काम आएगा जो बिना कोई खर्चा किए टोटल पर पैसे वसूले, जितना कमाया है उतना घर लेकर के आए, 38 ATP। तो ये बेटा अगर आपको पढ़ना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, बट वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ये मेम्ब्रेन से कैसे इसको भेजेंगे। वैसे बड़ा इजी है। चलिए आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। नाउ बेटा द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो हमने तो यहाँ पे बात की है अभी तक ग्लूकोज की, लेकिन आपको पता है बेटा ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, और केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, आपके फैट्स और प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करूं तो हमेशा बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट को चुनेगी, नहीं होगा तो फैट को चुनेगी, और वो भी नहीं होगा तो प्रोटीन को चुनेगी, तब जाकर के आपकी प्रोडक्शन होती है। नाउ कार्बोहाइड्रेट से वी नो हाउ एसिटाइल CoA is formed and how the ATP will be formed, लेकिन ये फैट्स और ये प्रोटीन कैसे एनर्जी देगा? सो दैट इज द इंटर रिलेशनशिप। ये तीनों ही बच्चे आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होती हैं। तो हमें समझना है कि ये तीनों कैसे एनर्जी बनाएंगे। सो नाउ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में इसका बहुत खूबसूरत टेबल दे रखा है। सो यहाँ देखेंगे बेटा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मुझे पता है, जैसे कि ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट 1,6-बिसफॉस्फेट फ्रक्टोज में, ये हमने पूरा डिटेल में रख लिया था, गेल के चौके चक्के से हमने याद किया था। ठीक है, इसने क्या किया, ये इसने बनाया DHAP और ये इसने बनाया 3PGL, जब गेल चक्के चौके मार के पागल और बहुत हैप्पी हो गया था। देन बेटा यहाँ पे इसने पायरुविक एसिड बनाया, पायरुवेट ने लिंक रिएक्शन से एसिटाइल CoA बनाया, और ये एसिटाइल CoA एंटर कर गया क्रेब्स साइकिल में, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीजन यूज हुआ आपका ETC में। नाउ हाउ द फैट्स एंड प्रोटीन आर रिलेटेड। तो ये फैट्स बेटा, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, सो ये हमने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में कि फैट्स दो पार्ट से बना है, एक तो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। और ये बच्चे उसके बाद इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, और बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ये एसिटाइल CoA बनता है विच कैन एंटर द क्रेब्स साइकिल। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो यहाँ पे अमीनो एसिड में बनते हैं,
फिर बेटा इनमें से अमीनो ग्रुप हटेगा, इनकी डी एबिनेशन होगी, ये भी पायरुवेट बनाएगा, इट कैन एंटर द क्रेब्स साइकिल। इनफैक्ट ये एसिटाइल कोए और क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट भी एंटर करेंगे अलग अलग तरीके से। सो दिस इज हाउ इट इज डन। क्वेश्चन कहां से आता है कि एसिटाइल कोए ये कॉमन चीज है, कॉमन सबस्ट्रेट है फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। ऑलराइट, चलिए नाउ द लास्ट इज टॉपिक, छोटा सा केवल एनसीईआरटी का लाइन समझना है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बच्चे क्या होता है यहां पे देखेंगे। नाउ एज यू नो कि एरोबिक रिएक्शन में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी रिलीज होती है। तो ये बेटा जो रेशियो है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड, जब कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होगा तो जो सबस्ट्रेट जब ये यूज होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, प्रॉपर कंबशन होगा। सो RQ विल बी 1 एंड दिस विल बी मैक्सिमम। दोनों ही इवॉल्व और कंज्यूम होते हैं। देखिए बेटा इधर तो RQ मेरी यहाँ पे 1, तो 6 CO2 6 O2 और मेरा यहाँ पे RQ 1 रहता है। जब मैं यहाँ पे बात करूं फैटी एसिड्स की, फैट को यूज करने की, तो उसका बेटा RQ आपका दूसरा आता है। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो उसका RQ आपका दूसरा आता है। आपको वैल्यू याद रखनी है कि फैटी एसिड्स का करेंगे तो मेरे पास RQ 0.7 आएगा, और अगर मैं प्रोटीन्स का याद करूंगी तो मेरे पास 0.9 आएगा। सो इस तरीके से दिस इज द RQ वैल्यू। सबसे ज्यादा RQ वैल्यू आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। सो विद दिस थिंग बच्चे हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी एंड आप नेक्स्ट क्लास कौन सी देखना चाहते हैं। बाकी हम बेटा मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो यू कैन लाइक द लेक्चर, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।